जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम। ये जो है बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। इसमें हम पोषण को ख़त्म कर दिए हैं। अब हम श्वसन को पढ़ रहे हैं जिसमें हम पिछले लेक्चर में श्वसन को चालू किए थे और ये भी बताए थे कि श्वसन होता क्या है। तो देखिए रेस्पिरेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं श्वसन को, रेस्पिरेशन क्या होता है हम आपको बताए थे कि भोजन जो है हमारे पेट में पचता है। क्या होता है? पचता है। अब पच उच के कहाँ जाएगा? पच उच के जाएगा हमारे कोशिका में। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं सबके पास जाएगा। हमारे हाथ में यहाँ पे हजारों कोशिकाएं हैं, 2000-3000 कोशिकाएं, इन सभी के पास भोजन पच के आया होगा। अब कैसे आया होगा? तो हम बताए थे आपको कि पेट में पचा, इसको ढो के ले जाएगा कौन? तो बाबू ब्लड ढो के ले जाएगा। पेट में छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होगा। अवशोषण मतलब समझते हैं ना, उसको सोख लिया जाएगा, पेट में से खींच लिया जाएगा, ब्लड में मिला दिया जाएगा, यानी खून में मिला दिया जाएगा। और खून हमारे पूरा शरीरवा में दौड़ रहा है, दौड़ दौड़ के ले जाके सभी कोशिका को बांट देगा, कहेगा लो तुम है लो अपना भोजन, है लो अपना भोजन, मतलब बांट देगा। और बांट देगा उसके बाद सभी कोशिकाओं के पास क्या आ जाएगा बाबू? भोजन। ये भोजन आ गया सभी कोशिकाओं के पास, पचा हुआ भोजन। ऐसे नहीं कि रोटी डाल दिए कोशिका में, तो पचा हुआ भोजन ये आ गया। कहाँ पे? कोशिका में। सभी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं सबके पास आ गया। अब हम क्या किए थे? इसका स्वांगीकरण किए थे, तो इसका उपयोग ही स्वांगीकरण है। अब उपयोग कई तरीके से हो सकता है कोशिका अपने वृद्धि में इसका उपयोग कर ले, मतलब बड़ी होने में इसका उपयोग कर ले इस भोजन का। तो ये भी हो सकता है कहीं इसका अंग कुछ डिफेक्ट हो गया जिससे इसका उपयोग ये उसको सही करने में, मरम्मत करने में कर ले। तो मतलब इसका उपयोग एक कई तरीके से कर सकती है। हो सकता है ऊर्जा की इसको ज़रूरत है, हम बोल रहे हैं तो हमारे जीभ में क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, तभी हमारा जीभिया इसे हिल रहा है, नहीं तो इसे एकदम हिलता ही नहीं जीभिया, मतलब हम बोल ही नहीं पाते। तो कैसे बोल पा रहे हैं? हमारे जीभ की कोशिकाओं में ऊर्जा बन रहा है तब हम बोल पा रहे हैं, नहीं तो हमारा जीभिया हिलता ही नहीं तो बस चिल्लाते रह जाते, कुछ नहीं बोल पाते। तो ऊर्जा के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। तो भोजन का उपयोग कई तरीके से हो सकता है, लेकिन भोजन का उपयोग जब ऊर्जा के लिए होता है तो ऊर्जा किस तरीके से बनाया जाता है उसी तरीका को हम श्वसन बोलते हैं। तो श्वसन में हम क्या बात बताए थे बाबू आपको कि श्वसन जो है कुछ नहीं है, कोशिका में भोजन से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया श्वसन है, खत्म, रेस्पिरेशन है। तो श्वसन इतना ही था। हम आपको बताए थे कई स्टेप्स में होता है, मतलब भोजन को क्या किया जाता है? ऊर्जा बनाने के लिए छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ा जाता है। देखिए भोजन पहले पचा था तो टूटा था, अब क्या हुआ? वो टूटा तो उसमें क्या किए हम? उसको छोटे छोटे टुकड़ों को कोशिका में पहुंचा दिया। अब कोशिका में भी इसका विघटन होगा, ये और टूटेगा, तब अपनी अंदर से एकदम बौखला के ऊर्जा निकालेगा। तो ऊर्जा निकालेगा तो उसका हम उपयोग करेंगे। तो क्या करें? भोजन को और तोड़ना है। अब ये भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया स्टेप वाइज होती है, स्टेप वाइज। देखिए हम आपको पिछले लेक्चर में ही बताए थे कि देखिए कुछ भी काम होता है स्टेप में शुरू होता है। देखिए आप जाएंगे तो पहले देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे देख रहे हैं कि नहीं, उसके बाद इशारा में बात करेंगे, फिर नंबर लेंगे, फिर बताएंगे, मतलब स्टेप वाइज एक से करेंगे तब ना कुछ होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेप वाइज होगा तभी बात होगा फोन से। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोशिका में जो भोजन है, जो भोजन आया हुआ है, इसको ऊर्जा बनाना है। और इसका ऊर्जा बनाने के लिए, अब उधर मत खो जाइए यार, इधर देखिए, यहाँ पे ऊर्जा बनाने के लिए, उधर आप लोग खो जाते हैं एकदम। यहाँ पे ऊर्जा बनाने के लिए कोशिका में इस भोजन को तोड़ा जाएगा। और इस तोड़ने की प्रक्रिया में क्या होगा? ये भोजन जो है स्टेप वाइज टूटेगा। मतलब इतना बड़ा भोजन है मान लीजिए, तो 2 टुकड़ा में पहले टूटेगा, ये 2 टुकड़ा बाद 4 टुकड़ा में टूटेगा। मतलब स्टेप बाई स्टेप छोटी छोटी होता जाएगा भोजन। जितने छोटा होता जाएगा उतने ऊर्जा निकालता जाएगा, एनर्जी निकालता जाएगा, जिससे हम अपना काम कर सकते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा का बहुत ज़रूरत है। अब हम बैठे हैं तब वो ऊर्जा लगेगा। काहे ऊर्जा लगेगा? तो हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है। कौन दौड़ा रहा है? हार्ट पंप कर रहा है। ये पंप कौन चीज़ कर रहा है? ऊर्जा से करेगा। जब तक ऊर्जा नहीं रहेगा, बिना ऊर्जा का कोई पंप चलेगा नहीं। हमारा दिमाग बिना ऊर्जा का नहीं चलेगा। हमारे पेट में भोजन बिना ऊर्जा का नहीं पचेगा। हम कुचते हैं दांतवा से भोजन, तो कैसे कुचाएगा? इसे दबाना पड़ता है, ऊर्जा लगता है, एनर्जी लगता है, तो ऊर्जा के बिना नहीं होगा। तो कुछ भी जो है ऊर्जा के बिना नहीं होगा। मतलब ऊर्जा बनाना है, बनेगा कहाँ? कोशिका में। और ये कोशिका में
ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया ही कि कैसे ऊर्जा बन रहा है, ये रेस्पिरेशन है, श्वसन है, बस खत्म बात। और ये स्टेप वाइज होता है। तो आज हम समझेंगे इसके स्टेप के बारे में। हम पिछले लेक्चर में एक और चीज़ के बारे में बताए थे आपको, एटीपी के बारे में बताए थे और एडीपी के बारे में बताए थे, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट। एडीपी जो है डिस्चार्ज बैटरी है, डी से डिस्चार्ज याद रखिएगा, और एटीपी जो है चार्ज बैटरी है। तो इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में डिटेल से बताएं कैसे चार्ज और डिस्चार्ज होता है, ये सब हम बता चुके हैं। बस समझने के लिए हम इसको बैटरी माने हैं, एक्चुअल में बैटरी नहीं है एडीपी और एटीपी। देखिए अब हम पढ़ेंगे इसमें श्वसन के पद के बारे में, श्वसन के स्टेप के बारे में, कि श्वसन कैसे स्टेप वाइज कैसे होता है, इसी के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए पहला स्टेप है, श्वसन का पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं बाबू? ग्लाइकोलिसिस। ये क्या होता है? तो हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि हमारा जो श्वसनीय आधारी पदार्थ होता है ज़्यादातर ग्लूकोज होता है। क्या होता है बाबू? ग्लूकोज, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज लिखते हैं, ग्लूकोज पढ़ते हैं। तो देखिए ग्लूकोज है हमारे श्वसनीय आधारी पदार्थ। ये बताए थे हम श्वसनीय आधारी पदार्थ क्या है। श्वसनीय आधारी पदार्थ वह पदार्थ है जिससे भोजन बनता है, जिस भोजन से ऊर्जा बनता है उसी को श्वसनीय आधारी पदार्थ बोलते हैं। जिस पचे हुए भोजन से ऊर्जा बनाया जाता है उसी को हम श्वसनीय आधारी पदार्थ बोलते हैं। समझ में आया? तो यही है श्वसनीय आधारी पदार्थ, हम आपको बताए थे। इसमें श्वसनीय आधारी पदार्थ में हम सामान्यतः ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, C6H12O6, यही ना है ग्लूकोज, तो इसी का उपयोग करते हैं। पच के हमारे कहाँ आया था? कोशिका में आया था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो, अब कोशिका में श्वसन होगा तो पहले ग्लाइकोलिसिस। क्या होगा बाबू? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो है ग्लूकोज जो आया था हमारे कोशिका में, इसको पहला स्टेप में तोड़ने की प्रक्रिया ही ग्लाइकोलिसिस है। मतलब इसका मतलब यही है कि ग्लूकोज को अब क्या करेंगे, हम दो टुकड़ा में तोड़ेंगे। अब C6H12O6 है। क्या है बाबू? C6H12O6, ये ग्लूकोज है, और इसी को दो टुकड़ा में तोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? यही प्रक्रिया जो है, यही प्रोसेस, तोड़ने का प्रोसेस, यही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? देखो, इसको हम तोड़ने के लिए तोड़ देते हैं तो टूटता है किसमें? ये टूटता है पाइरुविक अम्ल में। पाइरुविक अम्ल का आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे हम लिख दे रहे हैं C3H4O3, यही होता है पाइरुविक अम्ल का सूत्र। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, पाइरुविक अम्ल का सूत्र आप में नहीं पूछेगा आपके सिलेबस में। ठीक, बस दिया हुआ है, नाम से भी दिया हुआ है और सूत्र भी दिया हुआ है, केमिकल फार्मूला भी दिया हुआ है। ऐसे आपसे सूत्र पूछने वाला है नहीं, तो इसका फार्मूला नहीं याद कीजिएगा। अब याद कर लेंगे तो कोई बेजाई नहीं करेगा, लेकिन आप याद कर सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज क्या है? पचा हुआ भोजन जो हमारे कोशिका में आया हुआ है। कोशिका में हमारे भोजन आया था पचा हुआ, इसे ऊर्जा बनाना था। इसको पहले हम स्टेप वाइज तोड़ते हैं। तो पहला स्टेप में दो टुकड़ा में तोड़े तो दो टुकड़ा में तोड़ने की प्रक्रिया ही ग्लाइकोलिसिस हो गई, खत्म। जैसे ग्लूकोज को पाइरुविक अम्ल में, पाइरुविक एसिड में तोड़ दिए तो यही तोड़ने की प्रक्रिया, यही प्रोसेस क्या हो गया? हमारा ग्लाइकोलिसिस हो गया। समझ में आया? तो यही है ग्लाइकोलिसिस। अभी तोड़ते समय ऊर्जा निकलेगा। काहे लिए तोड़े? ऊर्जा के लिए। तो ऊर्जा कितना निकलेगा? 2 एटीपी निकलेगा। अब देखिए आपको कहीं कहीं कंफ्यूज कर देता है। क्या कंफ्यूज कर देता है? कहीं कहीं दे देगा कि ना बाबू 4 एटीपी निकलता है, तो एक्चुअली में निकलता है 4, लेकिन हम पहले से इसको तोड़ने के लिए 2 एटीपी हमको लगाना पड़ता है। तो जो हम इसको पहले दिए थे घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? देखिए होता क्या है, 2 एटीपी यानी 2 ऊर्जा का बैटरी चार्ज हो जाता है, बस इसको पहला स्टेप में तोड़ने से। इतना समझिए आप कि जब ग्लूकोज को पाइरुविक अम्ल में तोड़ते हैं, मतलब 2 टुकड़ा में पहला स्टेप में तोड़ते हैं, तो हमारे ऊर्जा की 2 बैटरियां चार्ज हो जाती है, 2 एटीपी का निर्माण हो जाता है। बस इतना याद रखना है आपको। अब देखो क्या होता है, अब कहीं कहीं देता है 4 बैटरी चार्ज हो गया। अभी बताते हैं क्या कहता है। देखो ऊर्जा का 4 बैटरी चार्ज हो गया। हम एटीपी को ऊर्जा का बैटरी बोल रहे हैं, याद रखना, कहीं आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये एटीपी जो है
यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ग्लूकोज को दो भागों में, दो टुकड़ा में तोड़े, 2 ATP बन गया, यानी 2 ऊर्जा का बैटरी चार्ज हो गया, खत्म। अब क्या होता है, पहला स्टेप में भोजन तोड़े, 2 ATP बना। अब कहीं कहीं लिख देता है 4 ATP। अब काहे 4 ATP लिखता है, इसी के बारे में बता रहे हैं। देखो होता क्या है कि हम जब ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में तोड़ते हैं, ऐसे ही आपके सिलेबस में दिया नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए, जब ग्लूकोज को हम पायरुविक अम्ल में तोड़ रहे होते हैं तो हमको इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा लगता है। क्या लगता है बाबू? ऊर्जा लगता है। कितना ऊर्जा लगता है? तो 2 ATP ऊर्जा हमको खर्च करना पड़ता है। इसको तोड़ने के लिए 2 बैटरी डिस्चार्ज करना पड़ता है ऊर्जा वाला। कौन सा? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको हम नाम पिछले लेक्चर में ही बता दिए हैं। तो ये 2 ATP हमको पहले ही खर्च करना पड़ता है ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल बनाने के लिए। ठीक, अब जैसे पायरुविक अम्ल बन जाता है, इसमें से 4 ATP निकलता है। क्या निकलता है? 4 ATP। लेकिन पहलवा जो हम खर्च किए थे इसको तोड़ने के लिए, वो अपना लेंगे कि नहीं? तो 2 ATP हम अपना निकाल लेते हैं जो खर्च किए थे। तो हमको लाभ कितना हुआ? तो हमको लाभ हुआ 2 ATP। 2 ATP लाभ हुआ। 2 ATP हमारा पहले खर्च हो गया था और 2 ATP हमको एक्स्ट्रा मिला, तो वही ना लाभ है। तो हमको लाभ कितना का हुआ? 2 ATP का। तो यही लिखता है। तो कभी कभी 4 लिख देता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, इसीलिए हम आपको बताएं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP निकलता है। ये भी आपके बुक में नहीं दिया हुआ है कि 2 ATP निकलता है कि नहीं निकलता है। तो 2 ATP ग्लाइकोलिसिस में निकलता है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को पहले स्टेप में 2 पार्ट में तोड़ा जाता है, और वो 2 टुकड़ा क्या क्या होता है? दोनों पायरुविक अम्ल का होता है टुकड़ा। मतलब ग्लूकोज को 2 पायरुविक अम्ल के टुकड़ा में तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? 2 पायरुविक अम्ल के टुकड़ा में तोड़ा जाता है। ठीक, अब ये देखो, ये प्रोसेस आखिर होता कहाँ है? कोशिका जो है, ये है हमारी कोशिका। भोजन कहाँ आया हुआ था? ये हमारे कोशिका का केंद्र। भोजन आया था कोशिका द्रव में। ब्लड जो है फेंक के भोजन कोशिका द्रव में भग गया था। ठीक, अब इसी जगह पे और कहीं नहीं जाएगा, कोशिका में और कहीं नहीं जाएगा, इसी कोशिका द्रव में ही देखो क्या होता है। इस कोशिका के अंग भी होते हैं। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि कहीं माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कहीं गाल्गी क्या होता है, कहीं लाइसोसोम होता है, कहीं कुछ होता है, कुछ भी होता है। लेकिन यहाँ पे है भोजन। अब भोजन कहाँ पे है? भोजन है कोशिका द्रव में। इसमें लिक्विड भरा होता है इस कोशिका के अंदर। कोशिका एगो गुब्बारे में पानी भर दीजिए ना, उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटी चुकी स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो इसमें देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसमें लिक्विड टाइप का, ऐसी लिक्विड हुआ में भोजन आया हुआ है। और यही जो है यहाँ पे इसका विघटन हुआ है, मतलब यहीं पे ग्लूकोज जो है 2 अणु में टूटा है। किसके 2 अणु में? तो पायरुविक अम्ल के 2 अणु में। तो कोई पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे? ग्लाइकोलिसिस होता है कोशिका द्रव में। कहाँ से? कि ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव में ही 2 पार्ट में टूटता है। और किस पार्ट में? तो पायरुविक अम्ल के पार्ट में। और यही 2 पार्ट में टूटने की प्रक्रिया, यही प्रोसेस तो ग्लाइकोलिसिस है। तो ये कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। ठीक, इसमें कितने ATP बनते हैं? 2 ATP गेन होते हैं बस। उसके बाद अब देखिए, इतना सेम प्रोसेस होता है सभी में। अब इसके बाद हम भोजन को ऐसे तोड़ दिए 2 पार्ट में। अब इसके बाद भोजन को हम क्या बचा हमारे पास? अब बचा पायरुविक अम्ल। अब इस पायरुविक अम्ल को हम 2 तरीका से और तोड़ सकते हैं। और हमको ऊर्जा चाहिए, तनी मनी ऊर्जा में काम नहीं चलने वाला हमारे शरीर का। ठीक, तो अब देखो क्या चाहिए, हम इसको 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। एक होता है आक्सीय श्वसन और एक होता है अनाक्सीय श्वसन। क्या होता है बाबू? अनाक्सीय श्वसन। तो ये क्या हुआ, मतलब कि हम पहला स्टेप में ग्लूकोज को 2 भाग में तोड़े, अब पायरुविक अम्लों को फिर तोड़ेंगे, तब जाके और ऊर्जा हमको मिलेगा। लेकिन पायरुविक अम्ल को तोड़ने का 2 तरीका। कौन तरीका? 2। कौन सा? आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, एनरोबिक रेस्पिरेशन। तो आक्सीय श्वसन जो होता है, आक्सीय श्वसन क्या होता है? आक्सीय श्वसन पहले समझिए, इसमें पहला तरीका समझिए कि पायरुविक अम्ल को पहले तरीके से कैसे तोड़ेंगे। तो पहला तरीका जो होता है आक्सीय श्वसन का होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। जब हम
पायरुविक अम्ल को C3H4O3 को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हैं, किसमें, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड जल और किसमें, ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तब ये होता है आपका ऑक्सीश्वसन, मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोले देखो, अब हमको पायरुविक अम्ल को तोड़ना है, तो पायरुविक अम्ल को तोड़ने का दूगो तरीका, एक ऑक्सीजन मिला के तोड़ दीजिए, एक बिना ऑक्सीजन के तोड़ दीजिए। अब मान लीजिए आपको रोटी पीसना है, ठीक, तो उसको मिक्सर में डाल के सूखले पीस सकते हैं, अच्छा है पानी डाल के उसका पेस्ट बना सकते हैं। दूगो तरीका हो सकता है। वैसे पायरुविक अम्ल को तोड़ने का दूगो तरीका, विघटित करने का दूगो तरीका, ऑक्सीजन मिला के ढंग से तोड़िए या बिना ऑक्सीजन के सूखले तोड़ दीजिए। समझ में आया? ऐसे सेम है यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे कुछ यही है। तो देखो, जब ऑक्सीजन मिला के तोड़ा जाता है, जब ऑक्सीजन के साथ पायरुविक अम्ल को तोड़ा जाता है, तब इसको ऑक्सीश्वसन कहें। कैसे कि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन सहायता कर रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीश्वसन। ठीक, तो ऑक्सीश्वसन क्या होता है? ऑक्सीश्वसन वह श्वसन है जिसमें पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित होता है। विघटित होने का मतलब कि टूटना, सिंपल। टूटेगा क्या करेगा? हमको ऊर्जा देगा। ठीक, यही ना होगा। तो देखिए, पायरुविक अम्ल जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो उसको हम ऑक्सीश्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। बस सिंपल यही काम है। जैसे रोटी को पानी मिला के तोड़िए या सूखले पीसिए, खत्म बात, वही है। तो इसमें क्या करना है? पायरुविक अम्ल को क्या करना है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़े, मतलब ऑक्सीजन मिला के तोड़े, तब ऑक्सीश्वसन। अब बिना ऑक्सीजन का ही इसको विघटित कर दिए तो अनऑक्सीश्वसन। बस सिंपल है, दोनों में कुछ नहीं है। जिसमें ऑक्सीजन मिला के तोड़ेंगे ऑक्सीश्वसन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलाएंगे अनऑक्सीश्वसन। खत्म, सिंपल है, बहुत सिंपल। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब पायरुवेट, देखिए इसको पायरुविक अम्ल को हम सीधा पायरुवेट बोल रहे हैं यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं पायरुवेट। जब पायरुवेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित होकर CO2 H2O और ATP का निर्माण करता है तो इसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। क्या बोल रहा है कि जब पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित होकर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी पानी और ATP यानी ऊर्जा का निर्माण करता है तो इसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब C3H4O3 जब इसमें ऑक्सीजन मिला के इसको तोड़ा जाता है तो कितने पार्ट में टूटता है? 3 पार्ट में टूटेगा। 3 पार्ट में, याद रखो। पहली बार किस में टूटा? ये ग्लूकोज जो है 2 पार्ट में टूटा। अब ये पायरुविक अम्ल, पायरुवेट जिसमें टूटा था ग्लूकोज, पायरुवेट में टूटा था। अब पायरुवेट को तोड़ रहे हैं। पायरुवेट कितने पार्ट में टूटता है? 3 पार्ट में। पहला याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा याद रखो पानी यानी जल, और उसके बाद तीसरा याद रखो ऊर्जा। अब ऊर्जा में अभी बता रहे हैं कितना ऊर्जा निकलेगा। पहले इतना क्लियर करो, पहले इतना क्लियर कीजिए कि क्या हुआ। पायरुवेट को जब तोड़े, पहली बार ग्लूकोज 2 टुकड़ा में टूटा। किस टुकड़ा में? तो ये पायरुविक अम्ल में टूटा, पायरुविक अम्ल के 2 टुकड़े में। अब जब पायरुविक अम्ल को हम उठा लिए, इसको कहे और ढंग से तोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन मिला इसमें और तोड़े, तो कितना टुकड़ा में टूटा? 3 टुकड़ा में। एक ऊर्जा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, पानी। ठीक, तो ये हुआ। तो ये हो क्या? ऑक्सीश्वसन। इसमें ऊर्जा कितना निकलता है? तो इसमें पूरा मिला करके देखिए, जब पायरुवेट को बस तोड़ने की बात करेंगे तब इसमें 34 से 36 ATP बनता है। 34 से 36, आप सिंपल याद रखिए, बस 36 ATP बनता है। ठीक, अप्रॉक्सीमेट 36 ATP बनता है लगभग। कितने में? जब हम 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं को तोड़ते हैं। अगर एक को तोड़ेंगे तो सिंपल सी बात है 18 बनेगा। कितना बनेगा बाबू? 18। ठीक, तो देखिए 18 यहाँ पे बना पायरुवेट, एक पायरुवेट के अम्ल को तोड़ने में, पायरुविक अम्ल को तोड़ने में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इतना 18 ATP क्या हुआ? बन गया। 18 ATP का मतलब कि ऊर्जा का 18 को बैटरी चार्ज हो गया। समझने के लिए ATP क्या है? बैटरी नहीं है, बस हम समझने के लिए इसके लिए बैटरी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए क्या है? 18 ATP बन गया।
तो ऑक्सीश्वसन में होता क्या है? ऑक्सीश्वसन में हम पाइरूवेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन मिला के तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस करके पाइरुविक अम्ल में तोड़े। पाइरुविक अम्ल में ऑक्सीजन मिला है, ऑक्सीजन मिला के जब तोड़े तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और जल और 38 एटीपी बना। अभी समझाते हैं 38 एटीपी कहाँ से आया। तो 38 एटीपी बना, बस ऊर्जा बना समझिए, और इसी को हम ऑक्सीश्वसन बोल रहे हैं। देखिए क्या होता है, एक ग्लूकोज के अणु को पूरी तरीके से टूटने में लिखा गया है ये ऊर्जा। क्या है? लिखा गया ऊर्जा। मतलब देखो, एक ग्लूकोज अणु को हम लिए और उसको पूरा तरीका से एकदम कार्बन डाइऑक्साइड और जल और एटीपी में बदलने में कितना ऊर्जा मिला, यही यहाँ पे लिखा गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, ग्लाइकोलिसिस किए तो ये ग्लूकोज का अणु दो पाइरुविक अम्ल में टूटा। पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बने, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक। और जब पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बने तो यानी ये ग्लूकोज के कहीं अणु से तो बना। अब दोनों अणु को साथ में तोड़ेंगे, क्या करेंगे? दोनों अणु को इसको साथ में तोड़ेंगे तो 2 पाइरुविक अम्ल का अणु लेंगे। क्या करेंगे? पाइरुविक अम्ल का अणु लेंगे, पाइरुविक अम्ल, ठीक। अब इसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे, O2 मिलाएंगे। इसमें क्या टूटेगा? ये जल में टूटेगा, H2O प्लस CO2 प्लस 36 ATP। तो जब 2 पाइरुविक अम्ल के अणुओं को हम तोड़े ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो पानी मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और 36 ATP मिला। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये 2 पाइरुविक अम्ल का अणु आया कहाँ से था? तो देखो, ये आया था एक ग्लूकोज के अणु से। मतलब हम एक ही ग्लूकोज के अणु को हम देखें तो तोड़ रहे हैं अभी तक, ठीक। तो एक ही अणु को अब तक तोड़ रहे हैं, दूसरा हवा नहीं लिए हैं। तो एक ग्लूकोज के अणु को तोड़ने में पहली बार तोड़े तो पहली बार में 2 ATP और दूसरी बार तोड़े तो 36 ATP और दोनों मिला के कहो तो 36 + 2 बराबर 38 ATP। समझ में आया? 38 ATP कहाँ से बना था? तो ग्लूकोज की एक अणु को तोड़ने में पूरा तरीका से यहाँ से पूरा वहाँ तक, मतलब पूरा स्टेप जितना स्टेप में ये टूटा है उस पूरे स्टेप में कितना ऊर्जा निकला है? तो 38 ATP, मतलब 38 ऊर्जा का बैटरी चार्ज हो गया है। सिंपल बात याद रखो, ठीक। तो ये हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? जब ग्लूकोज का एक अणु पूरी तरीके से टूटता है तो कोई पूछेगा कितना ऊर्जा निकलता है? तो 38 ATP। कहाँ से कि 2 पाइरुविक अम्ल मिलता है और जब दोनों पाइरुविक अम्ल को तोड़ेंगे तो इससे 36 ATP निकलेगा। 1 से 18 दोनों से मिला के 36 और 36 अब पहलवा ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP निकला था तो 36 × 2 = 38, ठीक। 38 ATP। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, आपको यही रिएक्शन लिखना है। आपको जब भी आएगा यही हिंदी वाला रिएक्शन लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके बुक में ये नहीं दिया हुआ है तो आप यही लिखिएगा। ये ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुआ जिससे पाइरुविक अम्ल मिला, पाइरुविक अम्ल का 2 अणु, ठीक। पाइरुविक अम्ल का 2 अणु मिला। उसके बाद ऑक्सीजन इसमें मिला है जिससे 6 O2 मिलाते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, ऑक्सीजन का 6 अणु मिलाते हैं जिससे कि 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 38 ATP मिलता है। ये हो गया आपका ऑक्सीश्वसन का रिएक्शन। आपको आशा है कि ये समझ में आया होगा। अब ये देखिए, ये प्रोसेस कहाँ होता है? तो यह जो होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या है? तो ये है एक कोशिका का अंग। कैसे? तो ये मान लीजिए एक है कोशिका, अब इसमें है केंद्रक, यहाँ पे है कोशिका द्रव। अब हम बताए हैं अभी कि कोशिका के अंग होते हैं कई, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे कुछ बहुत सारे अंग होते हैं। तो इसमें से एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप क्लास 9th में इसके बारे में पूरा अच्छा से परिचित होंगे। देखिए,
इसी में ये होता है ऑक्सीश्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ से जब ये ग्लूकोज का अणु ग्लाइकोलिसिस करके पायरुविक अम्ल का निर्माण किया तो इस पायरुविक अम्ल को ढकेल के कहाँ पहुँचा देना है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा ऑक्सीजन के साथ मिल करके और ये ऊर्जा बनाएगा। तो कोई भी पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीश्वसन ये दोनों का स्थान बताइए कहाँ कहाँ होता है। तो ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में, और जैसे ग्लाइकोलिसिस हो जाता है पायरुविक अम्ल को कहाँ ढकेल दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीश्वसन। तो याद रखना ग्लाइकोलिसिस कहाँ, कोशिका द्रव में, और ऑक्सीश्वसन कहाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के अंदर ही, लेकिन उसके कोशिका के एक अंग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में होता है। तो कोशिका के अंदर एक कमरा है जिसको बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसी कमरे में होता है क्या, ऑक्सीश्वसन। अब इस कमरे में ऑक्सीश्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन होता है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कि कोशिका का विद्युत गृह या ऊर्जा गृह, क्या बोल सकते हैं, पावर। देखो यहाँ से ऊर्जा हमको 36 गो एटीपी मिल रहा है, 36 गो एटीपी, बहुत ज़्यादा। सबसे अधिकतम ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का विद्युत गृह या पावर हाउस बोलते हैं। समझ में आया, यहीं से पूरा पावर मिलता है कोशिका को। है जो 2 एटीपी बना था ना, एक्चुअली में फिर से श्वसन में यूज हो जाता है, ये हमको यूज करने के लिए नहीं मिलता, फिर से श्वसन, फिर से दूसरा ग्लूकोज का अणु आया उसको तोड़ने में उसका उपयोग हो जाता है। इतना मत समझिए, बस ज़्यादा डीपली जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। बस समझिए कि पावर, ज़्यादा पावर कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा पावर माइटोकॉन्ड्रिया से, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी कि कोशिका का विद्युत गृह या ऊर्जा गृह बोलते हैं। तो याद रखना है इस बात को। अब ये देखो ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया क्रेब्स चक्र द्वारा पूर्ण होती है। अब ये क्रेब्स चक्र क्या है, क्रेब्स चक्र का नाम सुन के आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसके बारे में आपको क्रेब्स चक्र के बारे में, क्रेब्स साइकिल के बारे में आपको और हायर क्लास में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। बस यहाँ पे इतना समझिए कि यही जो ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया है ना, इसी प्रक्रिया को हम क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल बोल देते हैं। क्या हुआ है, आप ऑक्सीश्वसन में क्या हुआ है, बस पायरुविक अम्ल में ऑक्सीजन मिला के तोड़ दिए हैं जिससे एटीपी मिल गया है। यही प्रक्रिया क्रेब्स चक्र होती है, यही प्रक्रिया ऑक्सीश्वसन होती है, सिंपल। और कुछ नहीं आपको इसमें पढ़ना है। क्रेब्स चक्र के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे तो ढेर दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डीपली जाना पड़ेगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपके बुक में भी नहीं दिया है क्रेब्स चक्र के बारे में, क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो एक बस समझिए, एक साइकिल है, एक प्रोसेस है, मतलब कि ऑक्सीश्वसन के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र बोलते हैं, बस सिंपल। ठीक, तो आशा है कि आपको यहाँ पे ऑक्सीश्वसन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अनऑक्सीश्वसन को समझने, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं अनऑक्सीश्वसन के बारे में, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो देखिए हम आपको अभी बताए हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा, मतलब कि जो पायरुविक अम्ल है इसको बिना ऑक्सीजने के तोड़ना है, बिना ऑक्सीजने के विघटित करना है। जैसे रोटी को हम बताए हैं अभी कि पानी मिला के उसको पीस दीजिए मिक्सर में या सूखले पीस दीजिए, तो सूखले पीसेंगे तो कम महीन होगा, ऐसे पीसेंगे पानी मिला के तो पेस्ट बन जाएगा। तो सेम वैसे ही यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब आप लैक्टिक एसिड को, लैक्टिक अम्ल को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ेंगे तब ये ढंगर टूटेगा, ढंगर विघटित होगा, पूरी तरीके से विघटित होगा, एकदम अच्छे से टूट जाएगा बेचारा, समझ रहे हैं। और जैसे टूटेगा एकदम एनर्जी निकल जाएगा इसका पूरा। तो 38 एटीपी बना था, 38 एटीपी। लेकिन जब इसको हम बिना ऑक्सीजन का तोड़ते हैं, सूखले तोड़ते हैं, तो ये ढंग से नहीं टूट पाता है, लैक्टिक एसिड ढंग से नहीं टूट पाता है। और ये जब ढंग से नहीं टूटता है तो इससे कम ऊर्जा निकलती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का अपूर्ण विघटन, देखो क्या लिखा हुआ है बाबू, अपूर्ण विघटन, मतलब पूरा तरीका से नहीं टूटा हुआ है, पूरा तरीका से नहीं टूटा हुआ है। तो अपूर्ण विघटन अनऑक्सीश्वसन कहलाता है। और यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। देखो क्या होता है,
यहाँ पे ये है कोशिका, ये है इसका केंद्रक, ये आया था भोजन, भोजन आया था। इसको पायरुविक अम्ल में भी हम कोशिका द्रव में ही तोड़े। जब आक्सी श्वसन कराना था तब पायरुविक अम्ल को ढकेल के ले जाके पहुंचाए थे कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जब हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, अनाक्सी श्वसन कराना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं ले जाएंगे, यहीं पे कोशिका द्रव में ही इसका विघटन हो जाएगा, जिससे 2 चीज़ें बन सकते हैं या 3 चीज़ें बन सकती हैं, जिससे अनाक्सी श्वसन कहते हैं और ऊर्जा मिलेगा कुछ मात्रा में, हल्की मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। ठीक, तो ये हो गया अनाक्सी श्वसन। तो अनाक्सी श्वसन में क्या हुआ बाबू, तो अनाक्सी श्वसन पहली बात अनाक्सी श्वसन में पायरुविक अम्ल का अपूर्ण विघटन होता है, मतलब पूरा तरीका से नहीं टूट पाता है पायरुविक अम्ल। ठीक, जिससे क्या होता है, कम ऊर्जा मिलता है। और ये कहाँ होता है, तो कोशिका के अंदर कहाँ होगा, कोशिका द्रव में होगा। ठीक, तो सेल प्लाज्मा में होगा, जिसको कोशिका द्रव को हम प्लाज्मा भी बोलते हैं, तो प्लाज्मा में होगा। ठीक, तो इसमें सेल के अंदर ये अनाक्सी श्वसन कहाँ हो रहा है, प्लाज्मा में हो रहा है। ठीक, कोशिका द्रव में हो रहा है। अब ये कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस भी हो रहा था, कोशिका द्रव में अनाक्सी श्वसन भी हो रहा है, बस ऑक्सी श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक, तो बस इतना ही याद रखना। अब ये जो होता है अपूर्ण विघटन होता है, जिसके वजह से इसमें ऊर्जा कम निकलता है। ये जो होता है, हमको 2 चीज़ों में पढ़ना है अनाक्सी श्वसन, 2 जीवों के बारे में, एक खुद के बारे में पढ़ेंगे, एक इष्ट के बारे में। अब इष्ट के बारे में क्या है, हम तो बहुत स्वार्थी हैं, बिना किसी स्वार्थ के नहीं पढ़ते। तो देखो, इष्ट से क्या होता है, शराब बनाया जाता है। इष्ट से अनाक्सी श्वसन करा करके शराब बनाया जाता है। तो इसीलिए हम इष्ट के बारे में पढ़ेंगे कि शराब कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, शराब बनाना आज सीखेंगे, तो पहले पढ़ते हैं अनाक्सी श्वसन इष्ट में। तो इष्ट एक कोश की ऑक्सी व अनाक्सी श्वसन दोनों श्वसन करने वाला ये जीव है। ठीक, फंगस है। फंगस मतलब आप जानते हैं फफूंद टाइप के होते हैं, जो रोटी वोटी पे लग जाते हैं सब, जैसे मशरूम हो गया, रोटी पे फफूंद लग जाता है, उसी को फंगस बोलते हैं। इसी टाइप का एक फंगस है जिसको हम बोलते हैं इष्ट या खमीर। क्या बोलते हैं बाबू, इष्ट या खमीर। अब आप जाते होंगे बेकरी की दुकान पे, केक बनाना है, थोड़ा सा इष्ट पाउडर दीजिए, तो इष्ट पाउडर क्या है, यही इष्ट है। ठीक, तो यही इष्ट जो है, ये एक क्या है, एक फंगस है, एक कोशिकीय है, मतलब इसका पूरा शरीर एक कोशिका से बना हुआ है। ठीक, और ये जो है दोनों टाइप का श्वसन करता है। इसको ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सी श्वसन करके अपने लिए ऊर्जा बनाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं देंगे तो कम ऊर्जा में काम चला लेगा अनाक्सी श्वसन करके। ठीक, तो देखो, ये अनाक्सी श्वसन ऑक्सी श्वसन दोनों कर सकता है, बस इसके पास ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सी श्वसन करेगा, अगर नहीं होगा अनाक्सी श्वसन करेगा। लेकिन अनाक्सी श्वसन जब ये करता है तो इसमें कुछ अलग हो जाता है। अब एक चीज यहाँ पे ये याद रखना कि सूक्ष्म जीवों में अनाक्सी श्वसन को हम किण्वन कहते हैं। जब भी अनाक्सी श्वसन छोटे छोटे जीवों में होता है, सूक्ष्म जीवों में होता है, तो उनके अनाक्सी श्वसन का एक नया नाम हम रख देते हैं, जिसको हम किण्वन बोलते हैं। ठीक, अब यह प्रक्रिया एल्कोहल बनाने में उपयोग की जाती है। एल्कोहल क्या होता है, शराब, जिसको हम दूसरे शब्दों में शराब बोलते हैं। तो एल्कोहल बनाने में उपयोग होती है। जब हम पहले तो सेम प्रोसेस होता है अनाक्सी और ऑक्सी श्वसन में, पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक अम्ल बनेगा। अब पायरुविक अम्ल को हम 2 तरीका से तोड़ रहे हैं, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो इष्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम इसको तोड़ेंगे। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल को इष्ट के अंदर इसका विघटन होता है, इष्ट के अंदर, इष्ट के शरीर के अंदर जब पायरुविक अम्ल का बिना ऑक्सीजन के विघटन कराया जाता है, तो देखिए क्या होता है, तब ये बनता है एथिल एल्कोहल। क्या बनता है बाबू, 2 चीज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल क्या है, यही है शराब। अब इसमें आपको जितना हम रिएक्शन लिखे हैं, इसमें आपको सभी में रासायनिक सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लिख देंगे शब्द, मतलब जितने भी चीज़ हैं उनका नाम। देखिए, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज, यहाँ पे क्या हो गया पायरुविक अम्ल, और यहाँ पे एथिल एल्कोहल आप लिख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और 4 ATP बनता है। अभी बताते हैं कैसे 4 ATP। देखिए, यहाँ पे है जब ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन हुआ, ग्लाइकोलिसिस हो गया, ग्लाइकोलिसिस के बाद अनाक्सी श्वसन हुआ, और अनाक्सी श्वसन में बिना ऑक्सीजन मिलाए ही हम पायरुविक अम्ल को तोड़ते हैं, जिससे
हम नहीं, मतलब ईस्ट तोड़ता है, जिससे अनाक्सी श्वसन होता है और एथिल एल्कोहल यानी शराब का निर्माण होता है, दारू का निर्माण होता है। तो यही एथिल अल्कोहल बन जाता है। इसका एथिल अल्कोहल का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है हमारे जीवन में, नहीं मतलब हाँ हमारे जीवन में भी है, सर्दी खांसी होता है तो उसमें खांसी का सिरप में अल्कोहल होता है, स्प्रिट होता है जो इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसमें भी अल्कोहल होता है। तो बहुत सारे दवाइयों में अल्कोहल होता है यानी शराब होता है। तो इसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ईस्ट से हम क्या बनाते हैं, ईस्ट से बरियाई से अनाक्सी श्वसन कराते हैं। क्या करेंगे, चीनी का घोल ले लेंगे या गन्ने का रस का, उसमें ईस्ट डाल देंगे और उसका ढक्कनवा बंद कर देंगे कस के एक बटन। ईस्ट अनाक्सी श्वसन करने लगेगा, उसमें शराब बन जाएगा। ठीक, शराब बन जाएगा, बस हमारे यूज का हो जाएगा। तो यही होता है ईस्ट में अनाक्सी श्वसन ऐसे ही होता है। बस उसको घोल बना दीजिए। क्या कीजिए, आप गन्ने का रस डाल दीजिए एक बोतल में, ईस्ट डाल दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए कुछ दिन के लिए। अनाक्सी श्वसन करके ईस्ट उसको क्या बना देगा, अल्कोहल यानी शराब बना देगा। यही होता है। तो यहाँ पे यही हुआ, एथिल अल्कोहल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, 4 ATP बना। देखिए पहले 2 ATP बना था ग्लाइकोलिसिस पे। क्या बना था, 2 ATP ग्लाइकोलिसिस में। और जब पायरुविक अम्ल को अनाक्सी श्वसन करा के तोड़ते हैं तो इसमें भी 2 ATP का निर्माण हो जाता है। तो 2 और 2 मिलके 4 ATP, पूरा 4 ATP बनता है। लेकिन लिखता है 2, कहाँ से कि है ग्लाइकोलिसिस वाला जो ATP है हमारे यूज में आता ही नहीं। ये फिर से श्वसन होगा, फिर से दूसरा ग्लूकोज का अणु आएगा, उसको तोड़ने में यूज हो जाता है। तो इसीलिए 2 लिखता है। ठीक, तो एक्चुअली में बनता है पूरा एक अणु को, एक ग्लूकोज के अणु को तोड़ने में अनाक्सी श्वसन में 4 अणु बनता है, लेकिन लिखता है 2 है। कहाँ से कि पायरुविक अम्ल को तोड़ने में बस 2 ही अणु बनता है। ठीक, और ये ग्लाइकोलिसिस में जो 2 अणु बना होता है, ये फिर से अब 2 अणु ATP का बना हुआ है। हम आपको बताएं कि ग्लाइकोलिसिस करने के लिए C6H12 और O6 को तोड़ने के लिए 2 ATP की ज़रूरत होती है, जिससे फिर से 4 ATP बनता है। ठीक, तो ये जो 2 ATP हमको गेन हुआ था, फिर से दूसरा अगर C6H12O6 आ गया तो उसको तोड़ेगा कौन, तो है ये 2 जो हमको गेन हुआ है, हमको मिला है, यही इसको तोड़ेगा। ठीक, तो यूज हो जाता है, इसलिए इसको नहीं लिखा जाता है ज़्यादातर जगह। तो बस समझिए कि इसमें कितना ATP बनता है, 2 ATP बनता है। अनाक्सी श्वसन जब ईस्ट में होता है एथिल अल्कोहल बनता है। एथिल अल्कोहल मतलब शराब। पेशी कोशिकाओं में अनाक्सी श्वसन, हमारी पेशी कोशिकाएं क्या होती हैं, जो हड्डियों को मूव कराती हैं। बस इतना समझिए कि पेशी यही होती है। पेशी जो होती है हड्डियों को मूव कराती हैं। मांस, ऐसा मांस जो हड्डियों को मूव कराता है। मतलब हमारा हाथ मूव किससे कर पा रहा है, पेशियों की वजह से। तो ये जो पेशी जिस कोशिका से बनी हुई है, उन कोशिकाओं में भी अनाक्सी श्वसन होता है। मतलब बिना ऑक्सीजन के, मतलब हम सांस न लें तभी भी उसमें कुछ देर तक श्वसन होगा, कुछ देर तक ऊर्जा बनेगा, जिंदा रहेंगे सब। कैसे, तो देखो क्या होता है, जब हम कुछ ज़्यादा हार्ड काम करते हैं, ज़्यादा देर तक करने लगते हैं, दौड़ रहे हैं, खूब तेज दौड़ रहे हैं, तो हमारे पैर में ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है कि नहीं है। तो हमारे पैर में जब उतना ऊर्जा नहीं बन पाता है तो अनाक्सी श्वसन होना चालू हो जाता है। क्या होता है, जब उतना ऊर्जा जितना हमको चाहिए दौड़ने के लिए नहीं बन पाता है तो अनाक्सी श्वसन होना चालू हो जाता है, जिससे थोड़ी मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। ठीक, मतलब कम ही मात्रा में ऊर्जा बनता है, लेकिन हमारे लिए उपयोगी हो जाता है वही ऊर्जा दौड़ने के लिए। तो वो अनाक्सी श्वसन तब होने लगता है जब हम पेशी कोशिकाओं से ज़्यादा काम कराने लगते हैं, तब अनाक्सी श्वसन होने लगता है। कुछ समय तक हो सकता है, उसके बाद क्रैम्प्स आ जाता है। देखिए पेशी कोशिकाओं में अनाक्सी श्वसन, हमारी पेशी कोशिकाएं कुछ समय तक अनाक्सी श्वसन कर सकती हैं। जो भी हमारी पेशी कोशिकाएं हैं वो कुछ समय तक अनाक्सी श्वसन कर सकती हैं। उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सांस नहीं मिलेगा, फिर भी वो श्वसन कर सकती हैं। सांस में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही तो लेते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक अम्ल बना। पायरुविक अम्ल से यहाँ पे जब हमारी पेशी कोशिकाओं में अनाक्सी श्वसन होता है तो यहाँ पे बनता है लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है बाबू, इसका नाम है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल याद रखना। तो यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग मत करना, आप यहाँ पे लिख देना लैक्टिक अम्ल। ठीक, तो जब पायरुविक अम्ल हमारी पेशी कोशिकाओं में
जब पायरुविक अम्ल हमारी पेशी कोशिकाओं में विघटित होता है बिना ऑक्सीजन के, मतलब अनाक्सी श्वसन जब इसका होता है पायरुविक अम्ल का, तब हमारी पेशी कोशिकाओं में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, और 3 एटीपी बनता है। 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस से और 1 एटीपी ये जो पायरुविक अम्ल टूटा है, लैक्टिक अम्ल बनाया है, तो इससे होता है। तो यहाँ पे हम 1 एटीपी लिख सकते हैं। ठीक, 3 एटीपी पूरा मिला के मिलता है, लेकिन 2 एटीपी तो ग्लाइकोलिसिस में ना मिला था। हम अनाक्सी श्वसन किए तो कितना मिला, 1। ठीक, तो 2 1 3 पूरा मिला, लेकिन हम 1 क्या लेंगे, जो पायरुविक अम्ल को तोड़ने में लगा है, जो पायरुविक अम्ल को तोड़ने में मिला है। ठीक, तो ये हो गया हमारा अनाक्सी श्वसन पेशी कोशिका में। पेशी कोशिका में अनाक्सी श्वसन होता है तो क्या बनता है बाबू, लैक्टिक अम्ल। और जब ईस्ट में होता है तो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल मतलब शराब और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे जब पेशी कोशिका में अनाक्सी श्वसन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गायब है, मतलब कि जब पेशी कोशिकाओं में मस्कुलर सेल में जब अनाक्सी श्वसन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल केवल और केवल बनता है, और एटीपी का यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक, तो बस इतना ही है आपका अनाक्सी श्वसन। इन्हीं दोनों चीज़ों में पढ़ना था आपको अनाक्सी श्वसन। अब आपके बुक में एक चार्ट दिया होगा, उसमें क्या दिया होगा, देखिए पहले दिया होगा C6H12 और O6। अभी टूटा किसमें, तो पायरुविक अम्ल लिख दिया होगा, पायरुविक अम्ल। ठीक, इसके बाद ये 3 ऐसे बनाया होगा ऐसे, और 1 लिखा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, एक ऑक्सी श्वसन के बारे में पूरा लिख दिया होगा, एक अनाक्सी श्वसन के बारे में जिसमें ईस्ट में 1 लिखा होगा, और 1 पेशी कोशिका में लिखा होगा। 2 टाइप से अनाक्सी श्वसन हम पढ़ लिए, एक पेशी कोशिका में, एक ईस्ट में। तो देखिए ऑक्सी श्वसन सबसे ऊपर लिख दिया, उसके बाद क्या लिख दिया आपका ईस्ट में, और उसके बाद पेशी कोशिकाओं में। ये 3 चीज़ें आपको इसी चार्ट में बना के लिखा होगा शॉर्ट में, तो आप उस चार्ट को भी देख सकते हैं। ठीक, वहाँ पे आपको अच्छे से शॉर्टकट में समझ में आ जाएगा कि हमने आज क्या पढ़ा है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा ये सब बातें। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि आखिर ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर क्या है। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर क्या है, देखो पहला अंतर, इसमें ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा, अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, खत्म, सिंपल बात है। इसमें पायरुविक अम्ल पूर्ण रूप से विघटित होता है। इसमें पायरुविक अम्ल पूर्ण रूप से नहीं विघटित हो पाता है, ठीक, हम लिख नहीं रहे हैं। देखिए तीसरा अंतर क्या लिख सकते हैं, 3 गो बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन हम आपको 4 गो बता दे रहे हैं। देखिए उसके बाद ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। पायरुविक अम्ल जो है पूर्ण रूप से विघटित होता है, इसमें ज़्यादा ऊर्जा बनता है। ऑक्सी श्वसन में ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बनता है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा बनता है, ठीक, अनाक्सी श्वसन में। चौथा अंतर क्या हो सकता है, चौथा अंतर आपका हो सकता है ये कि इसमें जल बनता है ऑक्सी श्वसन में, और इसमें अनाक्सी श्वसन में जल नहीं बनता है, ठीक, नहीं बनता है, खत्म। तो ये आप कई अंतर लिख सकते हैं, और भी अंतर होंगे इसमें। तो ये ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में आपके बुक में अंतर दिया था, इसलिए हम बता भी दिए। अब एक और अंतर दिया है क्या, कि श्वसन और दहन में अंतर। श्वसन और दहन ये क्या होता है, देखो श्वसन क्या है, एक जैव रासायनिक क्रिया है, जैव रासायनिक, और ये दहन जो है अजैव रासायनिक क्रिया, बस रासायनिक क्रिया है, ये रासायनिक क्रिया है। अब इसका मतलब क्या होगा, पहले समझो श्वसन तो हम समझ चुके क्या है, दहन क्या है, किसी चीज को जलाना ही दहन है, ठीक। तो जब ऑक्सीजन मिलता है तभी कोई चीज जलता है। तो दहन हम बाहर भी ऐसे खुले में क्या कर सकते हैं, पत्ता उत्ता जलाएंगे दहन हो जाएगा, जल जाएगा पत्ता ही दहन हो जाएगा, खत्म। लेकिन हम श्वसन का बाहर करा सकते हैं, श्वसन की प्रक्रिया बाहर नहीं करा सकते। तो ये जीवों के अंदर होता है, इसलिए ये जैव रासायनिक क्रिया है, और ये बस रासायनिक क्रिया सिंपली कहीं भी हो सकता है। दूसरा अंतर क्या है, ये कंट्रोल रिएक्शन है, कंट्रोल रिएक्शन, ठीक। कैसे कंट्रोल रिएक्शन है, इसमें एंजाइम इसको कंट्रोल करके धीरे धीरे कराते हैं, और इससे जो ऊर्जा निकलता है श्वसन से उसको एटीपी में बदल देते हैं, एटीपी के रूप में संचित कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं।
और ये क्या है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। दहन जो है अनकंट्रोल्ड है, मतलब इस नियंत्रित नहीं है। एक ही बार जलाएंगे पूरा उसका ऊर्जा एक ही बार में जल के निकल जाएगा, ठीक। तो ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है ये दहन, इसमें ऊर्जा को संचित नहीं किया जा सकता। 3 अंतर इसमें भी होगा। तो ऐसा है कि आप समझे होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये समझेंगे कि सभी जीवों में, अभी अलग अलग जीवों में मतलब सांस कैसे लिया जाता है, हम ऑक्सीजन लाए कहाँ से थे, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, हम लाए कहाँ से थे ऑक्सीजन। इसी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि सभी जीव जो है सांस कैसे लेते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। सांस लेना भी सांस का श्वसन का एक क्या है, एक चरण है, एक स्टेप है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जीव सांस कैसे लेते हैं और ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं के पास पहुंचा कहाँ से, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहाँ पे हैंड रिटेन नोट्स का लिंक दिया होगा, आप जाकर वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन नोट्स से लिखना नहीं, हम आपको बार बार बताते हैं। तो ऐसा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर का पूरा वीडियो लेक्चर भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो लेक्चर, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक हम डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।